यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। ये इंडियन गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है जिसे नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के सब्स्टिट्यूट के तौर पर पेश किया गया है। अब टोटल 3 स्कीम्स हैं, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। तो अगर आप इन तीनों स्कीम्स में कंफ्यूज हो रहे हो और ये जानना चाहते हो कि आपके लिए कौन सी पेंशन स्कीम बेस्ट है, तो चलिए इन 11 पॉइंट से आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो के लास्ट में कंक्लूजन की भी बात करेंगे। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ओपीएस में पेंशन के लिए सैलरी से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में सैलरी में से 10% डिडक्ट होता है और यहाँ पर सैलरी से मतलब है बेसिक प्लस डीए। वहीं यूपीएस में से भी 10% अमाउंट कटेगा एम्प्लॉइज का। अब यहाँ पर एम्प्लॉइज और सरकार के बीच में यहाँ पर मतभेद था कि एम्प्लॉइज कहते हैं कि पहले तो आप हमसे कुछ नहीं लेते थे, अब हमारी सैलरी में से 10% काटने लगे, तो हम अपना घर कैसे चलाएं। सारा एनालिसिस वीडियो का लास्ट में करेंगे कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट है। दूसरी बात आती है एम्प्लॉयर या सरकार का कंट्रीब्यूशन। यूपीएस के अंदर सरकार की तरफ से 18.5% का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, वहीं एनपीएस में सरकार की ओर से केवल 14% का कंट्रीब्यूशन था, जबकि ओपीएस के अंदर सरकार ही सारा कंट्रीब्यूशन देती थी, यानी एम्प्लॉइज की सैलरी में से कुछ भी डिडक्ट नहीं होता था। एक है गारंटेड पेंशन। यूपीएस में रिटायरमेंट के वक्त एक निश्चित पेंशन आपको दी जाएगी जो कि 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा, लेकिन ये पेंशन 50% से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अगर उस टाइम यानी रिटायरमेंट के टाइम पर शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो जो पैसा आपका एन्युइटीज़ में इन्वेस्ट होगा उस पैसे से आपको ज़्यादा पेंशन भी मिल सकती है। और अगर रिटर्न्स कम हुए तो मिनिमम पेंशन की गारंटी आपको सरकार ने दे दी है। इसके लिए कम से कम 25 साल की सर्विस जरूरी है। वहीं एनपीएस में रिटायरमेंट के समय सरकार की कोई गारंटी नहीं होती है, सरकार ने अपना पल्ला झाड़ा हुआ था, जबकि ओपीएस में सरकार को फिक्स गारंटेड पेंशन देनी है जो कि लास्ट बेसिक प्लस डीए का 50% है और इसके लिए कम से कम 20 साल की सर्विस जरूरी है। स्कीम किसके लिए है, यानी 3 स्कीम किसके लिए हैं। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। एनपीएस के अंदर प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी दोनों ही अकाउंट ओपन करा सकते थे, जबकि ओपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की। यूपीएस के अंदर केंद्र सरकार लास्ट राउंड पेंशन का 60% पेंशन निश्चित तौर पर फैमिली पेंशन की शेप में देगी, जबकि एनपीएस के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, सरकार ने यहाँ पर भी अपना पल्ला झाड़ा हुआ था। जबकि ओपीएस में लास्ट पेंशन का 50% अमाउंट स्पाउस को देने का प्रावधान था। आप कौन सी स्कीम में जाना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें ताकि ये बात सरकार तक पहुंच सके। अब बात करते हैं लम सम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसमें पहली बात आती है प्रोविडेंट फंड की। ओपीएस में जीपीएफ यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। सरकार कहती है कि भाई तुम अपना देखो क्या करना है, हम आपको कुछ नहीं देंगे, आपको जो भी मिलना है वो शेयर मार्केट से मिलना है। वहीं यूपीएस में एक लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के बाद आपको दी जाएगी, हालांकि ये अमाउंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार ने फॉर्मूला ही ऐसा बनाया है कि कोई सरकारी एम्प्लॉय 40 साल की भी नौकरी कर लेगा तो 7-8 लाख रुपए से ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा। लमसम पेमेंट में बात करते हैं अब ग्रेच्युटी की। यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी आपको दी जाएगी, लेकिन ये कितनी दी जाएगी इसके लिए अभी क्लियर गाइडलाइन नहीं है, लेकिन मैं एक उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपको ये अमाउंट मिलेगा। बाकी आगे पता चलता है कि क्या होगा। जबकि एनपीएस में सरकार ग्रेच्युटी के नाम पर अंडा देती है, यानी कि कुछ भी आपको नहीं देती है। और ओपीएस में भी सभी सरकारी एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी सरकार की तरफ से दी जाती थी, जो कि 20 लाख रुपए के आसपास होती थी। शेयर बाजार से लिंक। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक एक योजना है। इस स्कीम में आपका और सरकार का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है और मैच्योरिटी के वक्त जो भी आपका कॉर्पस जमा होगा वो आपका रिटायरमेंट फंड होगा। उस कॉर्पस में से आपको 60% अमाउंट एक मुश्त राशि निकाल सकते हैं और बाकी जो 40% अमाउंट बचेगा वो एन्युइटीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे आपकी मंथली पेंशन बनती है। जबकि ओपीएस शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, वहीं यूपीएस भी शेयर मार्केट से लिंक नहीं है। इसमें भी जो कॉर्पस आपका इकट्ठा होगा वो राशि आपको एक मुश्त रिटायरमेंट के टाइम पर दी जाएगी और पेंशन भी इसी कॉर्पस से मिलेगी। इसमें 40% और 60% का कोई फंडा नहीं है। 8th पॉइंट की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं। यहाँ पर ओपीएस में रिटायरमेंट के टाइम जो भी प्रोविडेंट फंड आपको मिलता था उसका जो इंटरेस्ट मिलता था उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होता था, जबकि यूपीएस में लमसम अमाउंट पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। हालांकि एनपीएस के अंदर रिटायरमेंट के टाइम पर आपको शेयर बाजार से जो भी पैसा मिलेगा उसका जो गेन होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जनरली वो लॉन्ग टर्म है। इन्वेस्टमेंट फॉर पेंशन। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन लेने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ता।
इसी तरीके से यूपीएस में भी कोई इन्वेस्टमेंट का प्रावधान नहीं था, जबकि एनपीएस में पेंशन लेने के लिए आपको 40% पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होता था एन्युइटीज के अंदर। अब बात करते हैं मिनिमम पेंशन की। यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम आपको 10,000 रुपए की पेंशन कंफर्म मिलेगी। एनपीएस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, जबकि ओपीएस में मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए आपको मिल सकती थी, वो भी 10 साल की सर्विस के बाद। एक बात और करते हैं वीआरएस की। वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। यूपीएस में वीआरएस के केस में 60 साल के बाद ही आपकी पेंशन शुरू होती है, जबकि एनपीएस के केस में ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं। और ओपीएस में बेसिक प्लस डीए का 50% के बराबर पेंशन शुरू हो जाती है, लेकिन 20 साल की नौकरी के बाद अगर आप वीआरएस लेते हो तो। अब लास्ट में बात करते हैं एनालिसिस की, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था। एनालिसिस के लिए मैंने 10 पॉइंट्स लिए हैं, इनमें से 9 में से मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम को बेस्ट माना है, और एक केस में, सिर्फ एक केस के अंदर यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सही माना है। वो कैसे, आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 4 में आप देखेंगे कि फैमिली पेंशन यूपीएस के केस में 10% ज़्यादा है, लेकिन वो पेंशन अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि उस 10% की वजह से आपके ऊपर फाइनेंशियली कोई फर्क पड़े, तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम इज बेस्ट। पॉइंट नंबर 1 और 2 के केस में ओपीएस में कंट्रीब्यूशन देना ही नहीं है, तो हम क्यों यूपीएस या एनपीएस की तरफ चलें। लेकिन अगर यूपीएस और एनपीएस में चुनाव आपको करना हो तो सभी सरकारी एम्प्लॉइज को यूपीएस की तरफ मूव कर जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 और 6 की बात करें तो लमसम अमाउंट ओपीएस में ज़्यादा है, लेकिन सरकार ने ओपीएस स्कीम पर रोक लगा दी है। लेकिन इस रोक की वजह से अगर आप ओपीएस स्कीम में नहीं जा सकते तो कम से कम यूपीएस स्कीम में मूव कर जाना चाहिए। इनफैक्ट सरकार यूपीएस स्कीम को लाई ही इसलिए है कि सभी लोग जिनकी अपॉइंटमेंट 2004 के बाद हुई है वो सभी लोग यूपीएस में आ जाएं, और अगर उनका कोई एरियर बनता है तो वो अपना एरियर ले लें ब्याज के साथ। एक पहलू और भी है जिसकी बात अभी हम आगे करेंगे। पॉइंट नंबर 7 और 8 की बात करें तो ये उतने ज़्यादा वेटेज वाले पॉइंट नहीं है। बाकी आप इस चार्ट को देखें, समझें और डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट है। मैंने एक पूरा एनालिसिस आपके सामने दिया है। सो फाइनल एनालिसिस ये है कि पहले नंबर पर ओपीएस आता है एज पर मी, दूसरे नंबर पर यूपीएस और लास्ट में आता है एनपीएस। सो सभी लोगों को अगर ओपीएस नहीं मिलता है तो कम से कम यूपीएस के अंदर आ जाना चाहिए। अब लास्ट में एक खास पहलू की बात करते हैं। देखिए, यूपीएस सिर्फ एक पॉइंट पर बेस्ट है, वो है शेयर मार्केट से लिंक होना। कुछ नहीं मालूम कि शेयर मार्केट कब आपको फर्श से लेकर अर्श पर पहुंचा दे, लेकिन साथ में नुकसान भी हो सकता है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट है, कितना रिस्क आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस के डिफरेंसेस और उनके एनालिसिस। आपको इस वीडियो के बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में क्या लगता है या आपके मन में क्या है, वो सारी बातें आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो वायरल हो जाए और ये सारी बातें सरकार तक पहुंच जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।